तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने मेथड ऑफ बैलेंसिंग सीखा था। किस प्रकार से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम 5 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा है ये है चेंज इन कलर। फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर। क्या होता है समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने। जिंक जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर ये बन जाता है। सॉरी, यहाँ पे जिंक नहीं, यहाँ पे आयरन कर देते हैं, आयरन। ठीक है, तो आयरन जब है ना CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। कॉपर सल्फेट जो है ना ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। और यहाँ पे जो आयरन सल्फेट बना है ये ग्रीन कलर का होता है। तो क्या आपको इस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होते हुए दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। रिएक्शन के पहले हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू था, यानी सॉल्यूशन ब्लू था, बट रिएक्शन के बाद यहाँ पे ब्लू से ग्रीन हो गया, यानी चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन देखने को मिला। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो है हमें कलर बदलता हुआ दिखता है। ठीक है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टीज है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है, एग्जाम में प्रॉपर्टीज आएंगी, उनके नीचे आप एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO को पानी में डाल देते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके साथ हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन से पहले, यहाँ पे रिएक्शन से पहले टेम्परेचर कम था, बट रिएक्शन होने के बाद COH का होल ट्वाइस तो बना ही है, बट हीट रिलीज होने लगा। यानी हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले टेम्परेचर लो था, अब टेम्परेचर हाई हो गया है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर में बदलाव हुआ। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हो गया, सेकेंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। थर्ड नंबर में है चेंज इन स्टेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज मतलब ऐसा नहीं कि बिहार से झारखंड हो गया, झारखंड से ये आपका उत्तराखंड हो गया। स्टेट मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर उनका, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड, ये वाली स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम सबको पता है जब हाइड्रोजन गैस होता है और ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O, वाटर बनाता है। और वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो भैया जी रिएक्शन के पहले हमारे पास जो सब्सटेंस थे वो गैसियस स्टेट में थे, बट रिएक्शन के बाद जो है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट देखने को मिला। ठीक है, तो यही है थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन स्टेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। क्लियर है कहानी। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद गैस इवॉल्व होने लगता है, गैस रिलीज होने लगता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसका। जैसे आप जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो क्या बनेगा भैया, ZnSO4 बनेगा और यहाँ पे H2 गैस
इवोल्व होने लगेगा। ये एरो अप मतलब क्या होता है, ये H2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन के होने के बाद गैस इवोल्व होने लगता है। ठीक है, तो यही है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है? तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और एक एक एग्जांपल जो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे ये आपको याद करने हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप 5 पॉइंट्स तो ये लिखोगे ही, सारे में आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अभी प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो भैया ये इनसॉल्यूबल सॉलिड सबस्टांस होता है। इनसॉल्यूबल सॉलिड सबस्टांस यानी एक ऐसा सॉलिड सबस्टांस होगा जो इनसॉल्यूबल होगा, यानी घुलेगा नहीं सॉल्यूशन के अंदर। ये आपको दूर से ही दिख जाएगा। ये क्या होते हैं, सॉलिड टाइप के होते हैं, ये बॉटम सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं सॉल्यूशन के, उनको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनसॉल्यूबल सॉलिड सबस्टांस को क्या कहेंगे, हम प्रिसिपिटेट कहेंगे। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं भैया, जब हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को NaCl से रिएक्ट कराएंगे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा। तो ये जो AgCl है ना, ये यहाँ पे प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट में हम लिखते हैं PPT। ये AgCl सॉल्यूशन के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये बॉटम पे जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं विथ एग्जांपल। ठीक है, ये आप याद कर लोगे ना तो आपके मार्क्स कंफर्म है, यहां से कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि भैया हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं H2SO4 जी, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है AgNO3। तो मैंने ये तो मुझे याद है, बट कैसे ये लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं सिखा रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड का आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट का लिखा हुआ है ZnSO4, तो ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, इसको सीखना है। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए भैया आपको कुछ एटम्स और कुछ मॉलिक्यूल्स के सिंबल पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको उनके वैलेंसी याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे जो है एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, वैलेंसी 1 होती है। सोडियम का सिंबल Na होता है, वैलेंसी 1। क्लोरीन की सिंबल Cl, वैलेंसी 1। पोटेशियम का सिंबल K, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का सिंबल O, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, वैलेंसी 2। लीड की सिंबल Pb, वैलेंसी 2। कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2। कॉपर की सिंबल Cu, वैलेंसी 2। जिंक का सिंबल Zn, वैलेंसी 2। एल्युमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3। आयरन का सिंबल Fe, वैलेंसी 3। सिल्वर का सिंबल Ag, वैलेंसी 1। तो ये ऑर्डर में है, 1 से इंक्रीज करते गए 2, फिर 3 वाले को, ये आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर रखा है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप सारे इन एटम्स का सिंबल याद कर लेना। सिंबल तो आई थिंक याद ही होगा, वैलेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वैलेंसी को पता होना चाहिए आपको कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, तो याद कर लेना भैया। अगर आपको याद हो जाएंगे ना तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एटम्स हो गए और कुछ मॉलिक्यूल, जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, आपको इनके भी वैलेंसी याद रखने पड़ेंगे। जैसे नाइट्रेट का जो है हमारे पास सिंबल क्या हम यूज करेंगे, फॉर्मूला NaNO3, वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH की वैलेंसी 1। सल्फेट SO4 को कहते हैं, वैलेंसी 2। कार्बोनेट CO3, वैलेंसी 2। बाइकार्बोनेट HCO3, वैलेंसी 2। तो ये कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स के वैलेंसी लिखे हुए हैं।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे आपके क्लास 10 केमिस्ट्री में, तो मैं उतना ही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको कुछ एटम्स, ये वाले एटम्स और ये मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स और वैलेंसी याद करने हैं। अगर आपको याद हो गया ना, तो आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख लोगे। जैसे एग्जांपल कराते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट नंबर में क्या है? सोडियम सल्फेट। फर्स्ट नंबर में है सोडियम सल्फेट। ठीक है जी, तो चलो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से समझना। तो सोडियम सल्फेट आपको देखना क्या है, सोडियम सल्फेट दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सोडियम से मिलकर बना है और एक सल्फेट से मिलकर बना है। हाँ जी, सोडियम का सिंबल भैया हमने अभी देखा था, क्या था? Na, तो Na लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है जी, सल्फेट का भी हमने देख रखा है, सल्फेट का क्या है? SO4, दिस इज सल्फेट SO4, तो इसके नीचे SO4 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब इनके नीचे अब इनकी वैलेंसी लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी भी या 1 होती है, आप बॉक्स में देख लेना, टेबल में आपको याद करने हैं। SO4 की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na के साथ 2 लग जाएगा और SO4 के साथ 1 लग जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो हो जाएगा Na2SO4। ये आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड नंबर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? तो चलो इसका देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। हाँ जी, थर्ड नंबर देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का O। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Ca2O2। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे कैंसिल करते नहीं है वो, ऐसे ही हम रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा CaO। ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको ड्रॉ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी ये किससे मिलके बना है? कैल्शियम से और कार्बोनेट से। तो बोल चलो इसको ब्रेक करते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल Ca और कार्बोनेट CO3, अभी हमने देखा था। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो CaCO3 हो जाएगा। Ca2CO3, 2, 2 से 2 उड़ा दो, तो हो जाएगा CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा था। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक सल्फेट है। ठीक है जी, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास है जिंक सल्फेट। ठीक है जी, तो जिंक और सल्फेट ये दो चीजों से मिलकर बना है। जिंक का सिंबल Zn, सल्फेट का सिंबल SO4। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Zn2SO4 का होल ट्वाइस। ये 2 से 2 उड़ा दो, हो जाएगा ZnSO4। तो ये आपका जो है जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। फिफ्थ नंबर में है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फिफ्थ नंबर इज कॉपर सल्फेट। तो देखते हैं कॉपर सल्फेट के बारे में।
कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी ये जी कॉपर से मिलके बना है और सल्फेट से मिलके बना है, तो सल्फेट का सिंबल SO4। कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Cu2SO4 का होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा CuSO4। ये आपका कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट मतलब लीड का सिंबल यहाँ पे देखो ध्यान से Pb है, Pb, और वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इज 2, और नाइट्रेट यहाँ पे NO3 वैलेंसी 1। तो देखते हैं लीड नाइट्रेट, लास्ट वन इज 6 नंबर। 6 नंबर जो है ये है लीड नाइट्रेट, दिस इज द लास्ट वन, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट लीड और नाइट्रेट से मिलके बना है। लीड का सिंबल अभी हमने देखा था Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3, लीड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा Pb के साथ 1 लग जाएगा और NO3 में पूरे के साथ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो फाइनली हम 1 तो लिखते नहीं है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज द लीड नाइट्रेट। ये लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। तो आई थिंक आपको जो है केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का लिखना आ गया होगा। ठीक है, आपको ये वैलेंसीज याद कर लेने हैं। इसके याद करने के अलावा आप किसी और कंपाउंड्स जो है और एलिमेंट्स उनका मत याद करना, बिकॉज आपको 10th क्लास में यही देखने को मिलेंगे ज्यादातर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लिया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन हम जनरली 5 टाइप के होंगे। फर्स्ट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड जो है हमारा है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके हम इनको करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 2 ही करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ओर। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants are combined to give a single product। यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां 2 या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस टाइप को केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे 2 या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी। तो ये तो इजी क्वेश्चन, ये एग्जांपल आसान हो गया ना। थोड़ा सा टफ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके बोर्ड लेवल के होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट विथ वाटर देन स्केलेट लाइन इज फॉर्म। जैसे क्विक लाइन किसे कहते हैं? तो क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, याद रख लेना। दिस इज क्विक लाइन, क्विक लाइन रिएक्ट्स विथ वाटर। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? स्केलेट लाइन बनता है। स्केलेट लाइन क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्केलेट लाइन। दिस इज स्केलेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स जो हैं कंबाइन किए हैं और बस एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां 2 या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट बनने चाहिए, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आपको जवाब देना है। जैसे AgCl
प्लस AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म कर रहा है AgCl प्लस NaNO3। क्या इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बन गया, एक AgCl बना है और एक NaNO3 बना है, सोडियम नाइट्रेट बना है। तो ऐसा रिएक्शन जहां केवल एक ही प्रोडक्ट बनते हैं, केवल उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये उसका एग्जांपल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन चुके हैं। ठीक है जी, इसलिए ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके दो या फिर दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस बनाएगा। जैसे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टूट के दो या फिर दो से अधिक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाएगा। कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा। जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान समझना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। तो भैया किसी भी चीज को तोड़ना है तो हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर पड़ेगी। विदाउट एनर्जी वो चीज ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और हमें ये पता है कि भैया इस दुनिया में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। कुछ एनर्जी लाइट के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दैट यू आर यूजिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भैया हमने तीन प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट के फॉर्म में देंगे। यानी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे और वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इज कैरिड आउट in the presence of heat energy is called thermal decomposition reaction। यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तभी कैरी आउट होगा जब हम एनर्जी हीट के फॉर्म में देंगे। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम भैया इसको हीट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं हीट को, तो हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एक सिंगल सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, तो दिस इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में कौन सा? तो थर्मल, बिकॉज यहाँ पे हमने एनर्जी किस फॉर्म में दिया है? हीट के फॉर्म में दिया है। तो दिस इज द टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब वहीं हम एनर्जी हीट के फॉर्म में ना दे करके इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे देंगे, तो एक नया नाम आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक, बिकॉज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम यहाँ पे। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, किसी किसी बुक में इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखा होगा। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैरी आउट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तभी सब्सटेंस टूटेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे भैया हम वाटर को चाहते हैं तोड़ना, H2O को हम चाहते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देंगे तो H2O जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस O2 में। तो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया है। ठीक है जी, जैसे कि और एग्जांपल लिखा गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। जैसे NaCl है हमारे पास, NaCl,
ठीक है जी। तो इसको हमने तोड़ना है ऐसे, तो क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये टूट जाएगा Na प्लस Cl। ठीक है जी। तो सोडियम क्लोराइड जो था हमारे पास Na प्लस और Cl में जो है यहाँ पे टूट गया है। तो यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, तो दिस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा हीट को हमने दिया था एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दिया, नेक्स्ट हम लाइट के फॉर्म में देंगे, दिस इज द लास्ट फोटोकेमिकल। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, यानी यहां पर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हम लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे होंगे, तो लिखा भी होगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कैरी होता है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको कहीं कहीं फोटोलिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस भी बोलते हैं जी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl को जब हम भैया क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, सनलाइट, तो ये टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl में। ठीक है जी। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम एनर्जी दे रहे हैं सनलाइट के फॉर्म में, यानी लाइट एनर्जी देंगे, तो ये Ag प्लस Cl में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल किसका, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल में क्या होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तोड़ने के लिए सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और फोटोकेमिकल में क्या होता है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, इसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर हमारा आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर अगले क्लास के अंदर आई होप चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।